Welcome, Dr. Ashutosh Kothari. Thank you very much for taking your time out from the busy schedule. I can see that you are in the middle of the clinic and you have come here. So thank you very much. So मैं डॉक्टर आशुतोष की आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, और मैं छोटी सी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी करने गया तो आधा घंटा उसी में जाएगा. So Dr. Ashutosh has just joined us a few months ago as the Director of Breast Services and Reconstructive Services. उनका इनिशियल ट्रेनिंग इधर ही बम्बई में हुआ था, टाटा हॉस्पिटल से ट्रेंड है वो, और फिर बहुत सालों से यूके में बेस्ड है. वहाँ के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल गाइज हॉस्पिटल में ही वाज अ कंसल्टेंट. ही स्टिल अटैच्ड देयर, एंड वो डायरेक्टर है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पे भी. वेरी वेरी एमिनेंट ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन इन द यूके, एंड वी आर वेरी लकी दैट डॉक्टर आशुतोष हैज जॉइंड अस. और उन्होंने ज्वाइन किया है प्राइमरीली क्योंकि अभी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ने लगा है अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया में अभी इट हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट ही हैज चोजन टू कम बैक होम. And we are very grateful to you, Dr. Ashutosh, for coming back to India and joining Reliance and then sparing time to join this meeting. Thank you very much. Over to you. And आज हमने थीम ऐसी रखी थी कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद क्या होता है जिंदगी में, क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एंड व्हाट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको करनी चाहिए. सो डॉक्टर आशुतोष आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, एंड देन विल ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. आप सारे आपके मन में जो सवाल है प्लीज पूछ लीजिए. तो ब्रेस्ट कैंसर की एक्टिव ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है बेसिकली या तो कीमो और रेडिएशन के बाद, मगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टैबलेट्स चालू रखते हैं 5 साल के लिए, अगर हाई रिस्क होते हैं कभी 10 साल के लिए. तो वो भी एक किस्म की ट्रीटमेंट ही है और उस पर थोड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली पेशेंट्स को कि आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाती है तो लाइफ शुड गो बैक टू जो कैंसर के पहले आप करते थे वो सब आप कीजिए. जितना हो सके उतना करो, अपने आप को पुश मत करो. प्रॉब्लम्स होते हैं टैबलेट्स के साथ एसोसिएटेड कभी कभी, जब अपने को थोड़ा एनर्जी लेवल्स कम लगते हैं, वेट गेन हो जाता है, थोड़े मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में चले जा रहे हैं हम. रिकरेंस का एक एंजाइटी रहता है कि मैं वाकई में ठीक हूं, ये कैंसर वापस आएगा. मेरे ख्याल से जितने जल्दी अपन ये सब थॉट्स को पार्क कर सकते हैं, हाँ सोचना बुरा नहीं, मगर रोज सोचना इसके बारे में वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से अपने को मालूम है कि कैंसर का रिकरेंस जल्दी होता है. क्योंकि स्ट्रेस बॉडी में एक ऐसा माहौल बनाता है कि वो कैंसर अगर दोबारा आना चाहे तो उसके लिए बहुत ही फ्रेंडली एटमोसफियर हो जाता है. तो जितना हो सके उतना स्ट्रेस मत लो. अगर आपको लगता है कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ किसी के साथ, तो काउंसलिंग का उपयोग कीजिए, या आपकी कोई अच्छी सहेली हो उसको बोलना, या घर में कोई हो बड़ा उनको बोलना. मगर अपने अंदर बॉटल करके रखना ये एक बहुत ही हानिकारक हो सकता है. दूसरी चीज है एक्सरसाइज. जितना हो सके उतना मोबिलाइज कीजिए, अपना हाथ का प्रयोग कीजिए, नॉर्मल एक्टिविटीज चालू कीजिए. अगर आपका एक्सिलरी क्लियरेंस हुआ है तो फिर थोड़ा संभालना पड़ता है वो हाथ को कि कभी उसमें जलन ना हो, या कोई बूंद ना हो, गार्डनिंग करते वक्त कोई जख्म ना हो जाए. ये सब करने से क्या होता है कि यू आर बीइंग केयरफुल विद दैट आर्म, क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है इन्फेक्शन का और कुछ नहीं. मगर उसका ऐसा बेबी वूल में रैप करके रखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली यूज कीजिए वो आर्म. एक्सरसाइज करने से बेनिफिट्स ये होते हैं, स्पेशली जो कैंसर के पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होते हैं, वजन कम करने से कैंसर का रिकरेंस जो ईस्ट्रोजन से संबंधित है वो कम हो जाता है. और वो ईस्ट्रोजन ऐसा है कि जब ओवरीज काम नहीं करते, जब पीरियड बंद हो जाते हैं, तभी वो चर्बी में, फैट में ईस्ट्रोजन निर्माण होता है. और अगर कम फैट हो तो ईस्ट्रोजन का निर्माण कम होता है और अपना रिस्क फैक्टर कम हो जाता है.
तो सैचुरेटेड फूड्स मत खाइए। अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हो या कंजम्पशन करते हो तो उसको बहुत ही कम कीजिए। सिगरेट पीना अगर आप करते हो तो वो बंद कर दीजिए। डेली एक रूटीन फॉर्म कर दिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, खाऊंगी अच्छा। डाइट्स जो ज्यादातर तले हुए हैं, शक्कर वाले हैं, उनको ना मत कीजिए, मगर ज्यादा मत करो, क्योंकि उससे वजन बढ़ता है। जो भी शुगर स्पाइक्स कॉज सडनली आप खाने से शुगर स्पाइक हो जाता है, वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे भी इम्यूनिटी और ऑक्सीडेंट स्ट्रेसेस बॉडी में बढ़ते हैं। तो ये सब करने से एक्सरसाइज, खाने पे नियंत्रण, वजन का घटाना, जिंदगी में वापस घुल मिल जाना, अपने काम में लग जाना, ये सब बहुत ही इसेंशियल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है कि आप ये सब का पालन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए। अगर आपको कोई दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताइए। तो अभी आपने को क्या करना चाहिए? मैमोग्राम एक तो होता है हर साल, आपके डॉक्टर आपको बुलाएंगे 3 महीने 6 महीने में एग्जामिनेशन करने को, मगर आप भी महीने में एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करो। कोई नई गांठ हो, कुछ नया हार्डनेस हो तो अपने डॉक्टर को बताइए। अगर आपको सडनली कोई सिम्टम्स हो जाए, यानी दर्द होने लगे किधर, आप गोली खाते हो, दर्द 5 घंटे के लिए चले जाता है, 4 घंटे के लिए चले जाता है, दोबारा वही इंटेंसिटी से आता है, तो अपने डॉक्टर को बताइए। खांसी जो 3 हफ्ते के ऊपर चलती है, अपने डॉक्टर को बताइए। कोई सर दर्द हो, या सडनली चश्मे का नंबर बढ़ जाए, या डबल डबल दिखने लगे, ये सब चीजें हैं, वो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो अगर आप सर्वाइवर हो तो वंस अ मंथ अपने आप को एग्जामिन कीजिए, और अगर कुछ नया हो तो डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कैंसर बहुत ही क्योरेबल है। ज्यादातर औरतें जी, और मैंने देखा कि एक पुरुष भी है, तो उनका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत अच्छा है आजकल आधुनिक ट्रीटमेंट से। तो डरने की बात नहीं, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया। एक जो स्पीड ब्रेकर था अपने जिंदगी में, वो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी अपने को नॉर्मल साधारण गति से अपनी जिंदगी बितानी। तो ये हो गया मेरे तरफ से एक छोटा सा एडवाइस जो आपको करना चाहिए अभी। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो हम वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। Dr. Ashutosh, I just wanted to ask you one thing. When we were recording the other day for the podcast, you mentioned about your breasts. यस। I thought it was a fabulous, fabulous way to remember. Why don't you tell us all about it, please? ओके, सो लव योर ब्रेस्ट मैंने एक ये क्रिएट किया है, लव योर ब्रेस्ट। लव यानी क्या? लुक फॉर लंप्स। एल यानी लुक फॉर लंप्स। अगर आपका लंपेक्टमी हुआ है या इवन मैस्टेक्टमी हुआ है, तो क्रीम लगाते वक्त चेक कीजिए कि आपको कोई नई गांठ तो नहीं आई, नई थिकनेस तो नहीं आई कोई। फिर दूसरा है ओ फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व अगर स्किन चेंजेस है, सडनली कोई लाल एरिया हो गया, कोई नोड्यूल्स हो गए स्किन के ऊपर, कुछ जख्म जैसे हो गए, वो ऑब्जर्व कीजिए। वी इज अगर ये सब देखते हो तो वॉइस करो अपना कंसर्न, अपनी जो शंका है वो अपने डॉक्टर से प्लीज रेज कीजिए। तो लव हो गया लुक, ओ हो गया ऑब्जर्व, वी हो गया वॉइस करो अपना, और ई इज एको। एको यानी अपने सहेलियों को जिनको कैंसर नहीं हुआ है, जिनको कैंसर है, उनसे बात कीजिए, उनको एडुकेट कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम जो है कैंसर का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वो है कैंसर सर्वाइवर्स। आप अपना एक्सपीरियंस अगर बताओगे कि मैंने अपने आप को चेक नहीं किया और मेरे को गांठ मिली, या मैंने अपने आप को चेक किया इसलिए मेरे को गांठ जल्दी मिल गई और उसकी वजह से देखो मैं आज ठीक हूं, तो ये जो होता है ना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, वो पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर मेरे को गांठ है तो मैं पहले जाके इसको चेक करा लूं, क्योंकि मैं ठीक हो सकती हूँ। सो ये है ई, एको कंसर्न। सो लुक, ऑब्जर्व, वॉइस एंड एको, लव। I think that's a great way to remember. I think just see now. Let's see if what are the questions people have. There's one which says, do hormonal drugs have long-term side effects? And they have been taken for many years. So yes, Punita, hormonal, they have side effects because what they're going to do is, it all depends on whether you're premenopausal or postmenopausal. So I'm assuming if you're postmenopausal on letrozole, then your problem is going to be that your hormones are going to block the extra ovarian estrogen production.
So you will find things like your nails become brittle, your skin is not that lustrous and shiny anymore. Your hair seems to fall, it's not as lustrous and shiny. You might observe dryness in mucosal areas, especially down below. You might observe thinning of your bones, so it's essential to get a bone density scan done. If your bone density scan is normal, you don't need to repeat it for 3 years, but if it shows that it is osteopenic or there is mild loss of bone mineral density, then you have to repeat it in 18 months. You should take calcium. You can get things like repeated urinary tract infections, vaginal dryness, thrush. These things you have to raise with your GP, but nothing which is not solvable. It's not serious side effects. These are hiccups which we can deal with, provided you tell us that I have this problem, doctor, what should I do? This is what it is about voicing your concern. Do not feel intimidated by your clinician. It is your right as a patient to ask questions. It is your right to be curious. And if your doctor says, oh, don't waste my time, then find another doctor who is more empathetic and who can actually answer your questions. You should never leave your doctor's office thinking, अरे ये पूछना मैं डर गई या मैं डर रही थी ये पूछने को. नहीं, ये आपका पेशेंट का राइट है, अधिकार है कि आप जितना अपना क्यूरियोसिटी हो वो अपने डॉक्टर से पूछ के अपना सेटिस्फाई कीजिए. Now, the second question Punita asked is, why is breast cancer increasing? Was it always there, but the detection rate has increased now? And are there avoidable reasons? Yes, like I said, let's look at why we have the perception that breast cancer is now increasing. Because I think for the first time in India, we are now actually talking about breast cancer openly on forums like this. People like you, Punita, are coming across and saying, I had breast cancer, I'm a survivor. You have the confidence. Government is for once trying to gather some statistic. We never had statistics. We still don't have accurate numbers of how many people in India have breast cancer. That's a fact. We need to improve our reporting, our cancer registries to know exactly the magnitude of the problem. But I think you're right in that women are now becoming more breast aware because of social media, because of internet, because of lots of patient education programs and initiatives that are happening across India. People are becoming breast aware. They're coming forward. They know breast cancer is a bit curable. Women are going for health checkups. They're going for screening mammograms. So those cancers are being picked up early. And we are reporting it. We are talking about it. So there is a perception that cancer has increased, but there is also a palpable truth that breast cancer and every cancer has increased. So that we cannot deny. If you look, 23% of all cancers diagnosed, all in women, are breast cancers. And if you look across men and women, about 13.7% of all cancers in both sexes are still breast cancer. So breast cancer is the number one cancer in women, the number one cancer in men and women, and the number one killer of people who have cancer. So we cannot deny the fact that breast cancer is becoming a bigger problem. Can we avoid it? Definitely we can avoid it. How can we avoid it is main risk factor is estrogen. जितना आपका एस्ट्रोजन एक्सपोजर लाइफ में कम हो सकता है उतना कीजिए. तो अगर आपका पीरियड जल्दी चालू होता है और लेट खत्म होता है तो रिस्क फैक्टर हो गया. उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो, मगर पीरियड अगर लेट खत्म हो गया तो उसके बाद वो HRT लेके एक्सटेंड मत कीजिए. अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, 5 साल के ऊपर लिया तो हानिकारक हो सकता है. जितना हो सकता है उतना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड कीजिए. There are other ways of contraception, and those contraception methods you can use only as an alternative to HRT, I mean to oral contraception. प्रेगनेंसी करो. प्रेगनेंसी में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का हॉलिडे मिल जाता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अपने को ईस्ट्रोजन प्रोटेक्शन मिल जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ईस्ट्रोजन प्रोटेक्शन मिल जाता है. तो अगर बच्चे कर रहे हो तो लेट मत कीजिए, क्योंकि फिर वो अनइंटरप्टेड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो जाता है फ्रॉम puberty till let's say 40. So have your children early, breastfeed, cut down on alcohol, cut down on smoking. Lifestyle changes, modifiable. We are what we eat. So don't you eat saturated fats, sugars, rich food. Legumes खाइए. इंडियन सभ्यता में एक बहुत ही अच्छी चीज है जो है फ्रेश खाना, रोज पकाना. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, अपने यहाँ सब मिलता है. फ्रूट्स खाइए, बाजरा, जवार, किनोआ, ब्राउन राइस, ये सब एंटीऑक्सीडेंट फैसिलिटी प्रॉपर्टीज है, उसमें खाइए. बेरीज, जामुन, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज अपने लिए फायदेमंद होती है. केल,
any cruciferous fruits. All these things you should have as a regular diet. Rich in fiber, low in fat, and low in sugar. ये करने से अपना वजन कम होता है. एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, अपना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, वजन कम हो जाता है. एक उसका फायदा है. मैंने HRT का ऑलरेडी बोल दिया, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का बोल दिया, स्मोकिंग का बता दिया आपको. So these are all called modifiable risk factors, lifestyle factors, which we can change. Doctor, So- I wanted to add one more thing in this because I deal with hamare onco patients I work with, and I also work with patients who are younger, and they always ask me this one question, which I'm a little confused into how to answer. That does having PCOS or PCOD increase the chances of having breast cancer? Because nowadays we're seeing every second or third or fourth person is diagnosed with that sort of a condition. So could you shed thoda sa light on that also? I don't think there's a direct relationship between PCOS and so polycystic ovarian syndrome that you're talking about is we normally don't see any changes. What we observe is there is a deficiency in estrogen in these patients. So they also have higher testosterone stimulation. They have lots of other things which are a hormone imbalance. So no, they are not at a high risk to breast cancer. But of course, if they're taking supplementary estrogenic supplements, then they need to be a little more breast aware. If they are of that age group where they can have mammograms, and by all means, they should have mammograms. So always balance gain and risk. Right. So there is a question here, sorry, from Smita Palanspe, who has asked if BRCA1 and 2 shows mutations, then what do we do? So BRCA genes are a gene for gene repair. So what happens is under normal cell division, certain of our DNA can undergo damage. So the BRCA gene basically helps these cells repair the DNA damage. So if your gene is damaged, then that repair doesn't happen. So you become very, very susceptible to breast cancer. About a 70 to 80% lifetime risk of breast cancer. Depends on if you have BRCA1 or BRCA2, you have an ovarian cancer risk as well. So both these cancers then become a very real possibility. Now, if you are an unaffected BRCA, means you don't have cancer, but you have a BRCA mutation, then you have options which are surveillance, basically getting an MRI scan or a mammogram, depending on your age and your breast density, every year till the age of 70. Then you have the chance of having risk-reducing surgery where we remove the breasts and reconstruct them. Today, we have fantastic ways of rebuilding the breasts and reconstructing them. So you basically lose all the tissue at risk, but you still keep the organ looking like the organ. And if you're affected, then it depends on the stage of your cancer, the grade of your cancer, whether we should remove the breast now or treat the cancer first and remove the breast. So that is a more nuanced discussion, और वो discussion एक बहुत ही particular discussion, case based discussion हो जाता है वो एक कि अगर आपको कैंसर है और BRCA म्यूटेशन है तो फिर वो किस प्रकार का कैंसर है, स्टेज क्या है, आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स क्या है, आपको पहले कीमोथेरेपी मिली है कि नहीं, ये सब एक इंडिविजुअलाइज हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल में फॉर्चुनेटली HM रिलायंस में एक टीम है, जैसे प्रसाद है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारे ऑन्को रिहैबिलिटेशन है, ये पूरा एक टीम है जो इवन साइकोलॉजिस्ट इनपुट करते, जेनेटिसिस्ट, वो पूरा केस डिस्कस करके फिर एक पैकेज बनाते कि आपके लिए ये बराबर है, और ये एडवाइस होता है, और आप चैलेंज कर सकते हो, सेकंड ओपिनियन ले सकते हो. तो ब्रैका में risk becomes very high, and that it has to be discussed on an individual basis. Punita has also asked a question, and I'm liking her question, is there a risk between IVF treatment and breast cancer? Yes, because there is a lot of estrogenic stimulation during IVF treatment, and that is because you want your follicles and your eggs to, to ovulate and higher chance of pregnancy. So yes, there is a risk. Secondly, has endometrial cancer surgery followed by chemoradiation? Yes, had endometrial cancer surgery followed by chemoradiation. So I don't see the question there, Smita. You've had endometrial cancer and you've had chemoradiation and surgery. So what is the question? I don't know. स्मिता, तुम्ही अनम्यूट करून पण विचारू शकता किंवा जस्ट टाइप द क्वेश्चन व्हॉटएव्हर सूट्स यू. BRCA1 म्युटेशन ऑब्झर्व. मग स्मिता, तुम्हाला BRCA1 म्युटेशन ऑब्झर्व, तुम्हाला ब्रेस्ट कॅन्सर झालाय का? नाही सर, मला रिलॅप्स आलाय एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा 3 वर्षांनी,
पण अच्छा. BRCA1 mutation is observed, but some pills are there on for that. नाही, BRCA1 म्युटेशन साठी कुठलीही पिल नाही आहेत. BRCA2 And for साठी तुम्ही किमोप्रोफिलॅक्सिस घेऊ शकता. BRCA1 साठी आयुष्यात अजून असं कुठलंही पिल बनवलेलं नाही कोणी जे BRCA1 म्युटेशनला ब्रेस्ट कॅन्सर रिस्क रिड्यूस करू शकतो. ओके, थँक्यू सर. तर ते आता तुमचं एंडोमेट्रियल कॅन्सर रिलॅप्स झालंय, त्याचं बघा काय होतंय ओके, ते अगोदर ट्रीट करून घ्या, कारण की आता प्रेझेंट डेंजर त्याचं आहे. आणि मग नंतर आपण ब्रॅकाचं करूया. तुम्हाला जर यायचं असलं परत तर तुम्ही कुठले पेशंट आहात, तुम्ही कुठे राहता स्मिता? कुलाबा. हा, मग तुम्हाला तुमचं हे एंडोमेट्रियल कॅन्सरचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला ना, 1-1.5 वर्षांनी तुम्ही या, मला भेटा, मग आपण बघूया. ओके, थँक्यू सो मच. No problem at all. And then there's a question from Deepak Solanki. My wife Charu underwent lumpectomy at HN, had 4 nodes positive, underwent chemo, radiation, and trastuzumab treatment. She is triple positive with an hormonal treatment. What should who is 37 should get screened? If Charu is, how old is Charu, Deepak? Hello. So most cancers, Deepak, are sporadic cancers. So they're not because of a gene mutation. So Charu is postmenopausal and she's the only person. So let's say she's in her 60s and she, 60s or 70s, and she had breast cancer and she had a triple positive breast cancer. It's less likely that this cancer is genetically driven. And so your daughter is not at risk. But when your daughter gets to 40, she can have a baseline mammogram. And then based on the density of the breast, the radiographer, she comes to HN, we can guide her on what is best for her breast, because the wife is, so you're obviously local. So at 40, if your daughter comes to us and gets an examination and a mammogram, then based on her breast density, we can guide her on how to proceed further. But I don't think she's at a risk as such. My wife is 67. So it's unlikely, Deepak, that your daughter is at risk of breast cancer because of your wife. It's more likely that your wife had what we call a sporadic breast cancer. Familial breast cancers seen with BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 mutations, these are only 5 to 8% of all cancers. 90 to 92% of cancers are because of reasons unknown to us. So they don't run in families. सर मेरा क्वेश्चन है. हाँ बोलिए सर. हाँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 4.5 साल पहले. अभी तक का रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सर्जरी माय वेट वाज 107 kg. उसके बाद में मैंने सब डाइट प्लान चालू किया था, एक्सरसाइज डेली करता हूँ, मोर देन 7 आवर्स स्लीप लेता हूँ, एवरीथिंग नॉर्मल. और कोई बीमारी उसके बाद में 4.5 साल में कोई सीरियस बीमारी नहीं आई है, तो एवरीथिंग इज ओके. बट मेरा वजन जो है ना, वो 95 से नीचे जा ही नहीं रहा है. हाँ, तो आप टमॉक्सिफेन पे हो? हाँ, या टमॉक्सिफेन पे. तो टमॉक्सिफेन पे क्या होता है कि बेसिकली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लूज वेट. मगर आप मेरा एक ये है कि आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इट बिकम्स प्लेटो हो जाता है वेट का. और उसके लिए आपको बराबर न्यूट्रिशन भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज भी कम करना है. तो इसके लिए आप एक हेल्थ रेजिम फॉलो कीजिए. चाहिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू कीजिए. यानी क्या होता है कि 8 बजे नाश्ता किया तो रात को 8 बजे तक कुछ मत खाइए, पानी पियो, चाय अगर पीते हो उसमें शक्कर मत डालना, और रात को फिर खाना खाइए. सो दैट इज ऑल दीज थिंग्स. अगर आपके पास एक अच्छा डाइटिशियन है तो उससे बात करके एक एडवाइस ले लो कि मेरे को वेट गेन, तो रियलिस्टिक टारगेट्स, जिम ज्वाइन करो या तो स्विमिंग करो. उसमें एक रियलिस्टिक अपने टारगेट सेट करो कि मेरे को मैसिव वेट लॉस नहीं होने वाला. 107 से 95 आ गया, यानी आपने ऑलरेडी 12 किलो कम कर दिया आपका, विच इज गुड. आपको अभी स्लोली आपको देखेंगे कि इंक्रीमेंट्स, आपका वेट लॉस अभी 1 किलो 2 किलो ऐसे चलेगा. अभी ऐसा बिग वेट लॉस नहीं होगा. तो मगर कोशिश जारी रखिए. आप जो एक्सरसाइज करते हो बहुत अच्छा है, अपना चालू ही है बस. तो फिर वो चालू रखो और एक अच्छे डाइटिशियन को कंसल्ट करके थोड़ा एडवाइस ले लो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसमें. जी, थैंक यू. For BRCA1 mutation tablet, olaparib was suggested. Yes, olaparib is suggested if you are a cancer sufferer. If you have cancer and you have triple negative breast cancer and you have residual disease after
chemotherapy, then you can take olaparib. Yes, the trial was done by Professor Andy Tutt, who's a very, very good colleague and very good friend of mine in our own hospital. And the Olympia trial, it was called. We were the ones who did the trial, and the benefit is only seen in cancer sufferers, not in patients who don't have breast cancer. So अगर आपको एंडोमेट्रियल कैंसर है और उसके लिए ओलापरिब दिया गया है तो बराबर है। मगर आपका प्रश्न था कि BRCA1 में कोई टैबलेट ऐसा है जिससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता? ऐसा टैबलेट नहीं है। मेरा बोलने का मतलब वो था। अगर आपको कैंसर है तो डेफिनेटली ओलापरिब है और केपसाइटोबिन है जो आप ले सकते हैं, वो टैबलेट्स है। मगर वो कीमो के का जैसे असर करता है, और वो कैंसर सफरर्स में, ओवेरियन कैंसर हुआ या आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ या ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो उसमें ओलापरिब का फायदा होता है। मगर अगर आप कैंसर सफरर नहीं है और अगर ओलापरिब लो तो उससे कैंसर कम होने का शंका नहीं है। एक्चुअली आई एम लाइकिंग दिस सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि इतने प्रश्न मैंने भारत में पहली बार आंसर किए। मैं पेशेंट एजुकेशन फोरम्स भी करता हूँ, प्रसाद के साथ ही किया था अभी रिसेंटली। हम लोग ने यहाँ 100 औरतें आई थी, वहां भी मैंने देखा कि बहुत उत्सुकता पूछने और क्यूरियोसिटी बहुत है। एंड आई थिंक ऐसे फोरम्स में आपका भी फायदा होता है, और हमारा कुछ नहीं, हमारा सिर्फ वक्त जाता है, मगर हमारे हिसाब से आपका जितना फायदा होता है उतना हमारा वक्त का कीमत नहीं है। अगर तुलने में अगर देखो तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है ऐसे सब फोरम में। क्योंकि वहां भी जब प्रसाद और मैंने बात की, लगभग 100 औरतें थी, तो उसमें हम लोग को फिर भागना पड़ा वहां से, क्योंकि 2 घंटे तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को निकलना पड़ा वहां से। तो ये आई एम वेरी हैप्पी विथ स्मिता एंड सर, आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि ये एक हिम्मत लगती है 10-20 जन के बीच में बोलना कि मेरे को कैंसर था और मेरे को ये प्रॉब्लम है। और यही हम लोग जगाना चाहते हैं कि अगर आप जाके मर्दों को बोलो कि भाई अपने छाती को एग्जामिन करो, और अगर गांठ हो तो सो मत जाना, डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि हर मर्द को लगता है कि मैं सुपरमैन हूं, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम है। And Dr. Ashutosh, I would proudly like to add one more thing. That Dr. Prasad and I maintain this one policy: that no question goes unanswered. Even if we miss out on certain things during the support group, we continue talking to our patients on our WhatsApp communications, on emails, and we try to provide जितना हमसे possible है उतना support, जितना हमसे हो सके उतना question को उधर ही हम ये करें, solve करें। नहीं तो we do call them in our OPD to kind of assess and come up with a more comprehensive answer. So thank you so much for pointing this out for us. No, absolutely, because I think अगर आपका ट्रीटमेंट बाहर भी हुआ हो, वी हैव नॉट अ प्रॉब्लम कि आप HN के ही पेशेंट हो गए तो हम लोग आंसर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, हम कोई भी कैंसर सफर को सपोर्ट करते हैं, एंड वी लाइक टू डू दैट बिकॉज हमारे इस हिसाब से इतना ये अभी तक जो होना चाहिए वेस्ट में, अगर देखो तो ये कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स लगभग हर हफ्ते मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैस्टेक्टमी के अलग होते हैं, लंपेक्टमी के अलग होते हैं, ओवेरियन कैंसर के अलग होते हैं, ब्रैका के अलग होते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये सब यहाँ हो, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है। एंड एज मेजबिन एंड प्रसाद ऑलवेज सेड, अगर आपके डॉक्टर आपके क्वेश्चन नहीं आंसर करें, डॉक्टर बदल दो। I think Miss Asha Agarwal has a question. Asha जी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए ना। जी नमस्कार, मैं आशा नमस्कार जी। अग्रवाल अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मुझे 10 महीने पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो मेरा पहले ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में कीमो हुए 6 और उसके बाद में रेडिएशन हुए 10। अब उसको रेडिएशन कंप्लीट हुए भी 4-4.5 महीने हो गए। तो मुझे 3 महीने पहले तक कोई तकलीफ नहीं थी। अभी मुझे 1 महीने से क्या तकलीफ है कि मेरी ब्रेस्ट एकदम पत्थर जैसी हो गई है, मतलब उसमें एकदम हार्डनेस आ गई है। तो ये क्या नॉर्मल है या इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, और आई थिंक ये इसका आंसर हमारे पास एक बहुत ही फेमस रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, प्रसाद सर। So I think Prasad should take this question because it's related to treatment that Prasad gives with great confidence and with great efficacy in our hospital. Okay, So thank आशा you. जी, अभी सर्जरी होने के बाद थोड़ा सा जो ब्रेस्ट का एरिया है वो टाइट हो जाता है। जब हम लोग उसके ऊपर रेडिएशन देते हैं तो और भी टाइट होता है।
तो इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि रेडिएशन के साथ साथ आपका एक्सरसाइज शेड्यूल चालू हो। तो जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग रेडिएशन जैसे ही चालू होता है तो डॉक्टर आशीष कॉन्ट्रैक्टर की जो टीम है फिजियो की, उनके साथ आपका रिहैब भी चालू होता है। सो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अहमदाबाद में आप फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सब चालू कीजिए। दूसरा है कि हम लोग रेकमेंड करते हैं कि रेडिएशन खत्म होने के 2 हफ्ते बाद जब आपका ब्रेस्ट का सब कलर वगैरह सेटल हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, उसके बाद आप ब्रेस्ट को मसाज चालू चालू करें। और वो ब्रेस्ट जी। मसाज बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो अंदर का एरिया जो है वो एकदम टाइट हो जाता है, जैसे आप बोल रही हैं वैसे। हाँ मैं जी। आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके पहले असेसमेंट करवाइए और फिर ब्रेस्ट मसाज की प्रोसीजर भी चालू कीजिए, जो आपको डेली करना है, हर रोज खुद को कर सकते हैं आप, और हाँ खुद जी। के ऑयल से कर सकते हैं। उसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कि एकदम हल्के हाथ से मत कीजिए, आपको जोर लगा के करना है ताकि अंदर का जो टिश्यू है वो थोड़ा धीरे धीरे लूज हो जाए, जिसको हम लोग डीप टिश्यू मसाज बोलते हैं। ओके। वो आप खुद भी कर सकते हैं या आपको चाहिए तो किसी और को बोल सकते हैं करने के लिए। और वो आप करती रहेंगी तो धीरे धीरे शायद से उसमें आपको आराम आ जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें कोई चेंजेस हुए हैं, जैसे आप बोल रहे हैं वो कड़क हो गया है, टाइट हो गया है, हम्म। द फर्स्ट थिंग यू डू इज गो एंड मीट योर डॉक्टर्स। हम्म। इसमें हमको पहले देखना है कि कोई दूसरा तो प्रॉब्लम नहीं है हिसाब से। हम्म। वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं इसमें कोई डरने की बात नहीं है, फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, फिजियो चालू कीजिए और एक्सरसाइज साथ चालू कर दीजिए। हाँ, मुझे जो मैं जाइडस में इलाज करवा रही हूँ, तो हाँ उन्होंने मुझे एक सॉफ्ट होने के लिए कोई दवाई दी है और विटामिन ई का कैप्सूल दिया है। हाँ हाँ वो मैं रेगुलर ले रही हूँ। मसाज का भी उन्होंने बोला है, पर क्या है कि मुझे थोड़ा मतलब वो डाउट, जैसे कि डाउट रहता है। और ये जो सेमिनार है, इसके लिए मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने बॉम्बे में इलाज करवाया था, उन्होंने मुझे ये लिंक भेजा कि आप यहाँ पे बात कीजिए। अच्छा, मसाज का भी मुझे उन्होंने ही बताया था कि हमारे वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे मुझे उन लोगों ने ये सब समझाया बहुत अच्छे से। और आपका ही सर नाम लिया था उसने, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझाया था ना कि मेरा सारा डर निकल गया। इसलिए मुझे उसने आज ये ज्वाइन करने को बोला था। इसका आशा जी, नाम क्या बहुत अच्छा हुआ आपने ज्वाइन किया। एंड है? जाइडस में जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आई थिंक आप अच्छे ट्रैक पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये मसाज वगैरह चालू कर दीजिए, डोंट वरी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस I फ्रॉम think एनीवन? Smita has asked a question. A diet avoiding fried food, sugar, and outside food does help from cancer relapse. Yes, it does help, especially if you have a estrogen positive cancer. 70 to 75% of all breast cancers are estrogen positive, and those cancers definitely benefit from weight loss, from fat reduction, from exercise, from avoiding high glycemic index foods, from fried foods, from peda, barfi, all those things that all of us like. So we must be a little, मीताजी पुरणपोळी कमी खा. नाही, लोक म्हणतात ना की तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात की डॉक्टर म्हणतात की एनीथिंग दॅट इज गुड इन युअर लाईफ यू शुड स्टॉप, बट स्टॉप नाही करायचं, मॉडरेशन मध्ये करायचं. मॉडरेशन, दॅट इज व्हॉट, की यू डोंट हॅव टू स्टॉप इट कम्प्लिटली, बट मॉडरेशन. नाहीतर काय, आपण रोज, आणि पूर्वी कसं होतं आपल्याकडे, दिवाळीला आपण पुरणपोळी, लाडू, चकल्या करायचो. आता तुम्ही फोन केला की स्विगीवरून 10 मिनिटात घरी पोहोचतात. आईस्क्रीम तर लगेच, म्हणजे 5 मिनिटात पोहोचतं. सो आय थिंक रिस्पॉन्सिबल हेडॉनिझम इज व्हॉट आय बिलीव्ह इन, की तुम्हाला Yes. मजा करायची तर करा, बट डू इट रिस्पॉन्सिबली. Oh. And I think I would just like to add one more thing, just थोड़ा self PR के that is where our rehab team comes in handy, कि जो भी आपने पूरन पोली खाया है वो हमारे साथ exercise and हमारी dietitian के साथ you can also definitely वसूल करो that also, so that helps allowing us to not compromise on so many other things but also maintain a good normal healthy lifestyle. And Dr. Ashish Contractor is also here with us today.
So Dr. Ashish's team does a really good job of, rehab. So thank you, Dr. Ashish, for joining today. Thanks, thank you. Pleasure to listen to Beautiful you and rehab Dr. program for Ashutosh, our and lovely to see a full screen. I've been a little bit out of commission and not joining as often as I should, but thank you very much. So I think we have reached almost the closing time. अगर और कोई सवाल रहेंगे आपके तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए या मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एंड देन आई डायरेक्ट देम टू डॉक्टर आशुतोष. मैंने एक डॉक्टर सरीन का वीडियो यहाँ पे डाला है. स्मिता जी ने पूछा था सवाल म्यूटेशंस के बारे में, उसके लिए उस पर डिटेल्स हैं. अभी तो डॉक्टर आशुतोष ने ब्रीफ आंसर दिया क्योंकि ये छोटा फोरम है, पर अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो वो वीडियो पे है. एंड I will definitely post the link हमारे WhatsApp group में भी for all Yeah. of us to access. yeah, perfect. I'll do that. So thank you very much for joining. आपको अगले महीने में मिलते हैं. We'll have some more interesting topics as always. And आपको कोई सवाल रहेंगे तो as I said कि please feel free to ask us. Thank you. And thank you very much, Thank Dr. Ashutosh, for taking time out of your busy. No, pleasure. I'm actually, I'll come next month as well. Self-invited. Please, sir. Most welcome. All right. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Thanks, Prasad, for hosting this. Thank you.